नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ कर रहे हैं जो आपकी त्वरित पठन की पुस्तक कृतिका का तृतीय अध्याय है। शीर्षक जैसे कि आप देख रहे हैं, साना साना हाथ जोड़ी। मधु काकरिया जी इसकी लेखिका हैं। बच्चों, आपको बता दूं थोड़ा संक्षिप्त परिचय मधु काकरिया जी का। मधु काकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ था और कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी इन्होंने किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें एक पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं और इनकी रचनाओं में हमें विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याओं जैसे कि अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि मधु काकरिया जी का लेखन जो है समसामयिक जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं इसमें महानगरों की कहूँ कि भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जो जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं पर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने एक यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में जो आपका ये पाठ है, इसमें पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक या कहें कि गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम अपनी आँखों से निहार रहे हों। कहने का मतलब ये जो यात्रा वृत्तांत है बच्चों, अत्यधिक जीवंत और आपको बहुत ही विश्वसनीय यात्रा वृत्तांत पढ़ने को मिल रहा है। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत है, अभाव और गरीबी को भी इसमें यथास्थान उन्होंने रेखांकित किया है। यह भी बताना चाहा है कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए गए जो रास्ते हैं उनके निर्माण में न जाने कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। कहने का अर्थ यही है कि अत्यधिक दुर्गम मार्ग है, पथरीले रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं और वहाँ सड़कें वगैरह बनाना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है और इसे हम पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं और सृष्टि की समग्रता का एहसास भी होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात जो स्थान है उनकी जानकारी के साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। तो बहुत ही सुंदर जो कहें कि गंगटोक का वर्णन जो है इस पाठ में मधु काकरिया जी ने किया है। तो पाठ के बारे में इतनी जो जानकारी है उससे आपकी उत्सुकता भी बढ़ गई होगी और कहूँ तो बहुत ही सुंदर वर्णन जो है गंगटोक का यहाँ किया गया है। और देखा जाए तो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से गंगटोक भरपूर है। प्रकृति ने अपना अद्भुत सौंदर्य दिल खोल करके लुटाया है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। देखिए कितना काव्यात्मक वर्णन जो है यहाँ किया गया है और बहुत ही सुंदर वर्णन है। देख कर के हम मंत्रमुग्ध से रह जाते हैं कि लेखिका ने कितना काव्यमयी भाषा में गंगटोक की सुंदरता को बखान किया है कि ऐसे लग रहा है गंगटोक के ऊपर जो खुला आकाश है, ऐसे लग रहा है जैसे कि उल्टा कटोरा हो जिसमें चारों तरफ तारे टिमटिमा रहे हों। और
जो गंगटोक शहर है उनको उन्होंने मेहनतकश बादशाहों का शहर कह दिया है। ये देखिए, मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था सुबह शाम रात, क्योंकि वहाँ के लोग अत्यधिक मेहनती और कहूँ कि बहुत ही परिश्रम प्रिय लोग हैं, इसलिए उन्होंने गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। देखिए, अतीन्द्रियता का मतलब होता है इंद्रियों से परे। लेखिका कह रही है कि वह रात मुझ में एक सम्मोहन जगा रही थी, अपने आप में अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी गंगटोक की वह रात। और लेखिका कह रही है ऐसे लग रहा था जैसे चारों तरफ एक जादू सा बिखरा हो और अंदर बाहर एक शून्य था। कहने का मतलब लेखिका इतनी सम्मोहित हो गई थी गंगटोक की सुंदरता से कि शब्दों में बखान कर पाना उसका बहुत ही मुश्किल लग रहा है उनको। धीरे धीरे एक उजास, एक शून्य सा फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ये लेखिका अपने मन के उद्गार प्रकट कर रही हैं कि जो नेपाली लोग जो वहाँ रहते हैं वो अपने छोटे छोटे हाथों से जिस प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे, ऐसी प्रार्थना कि हम सुबह सुबह जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के। और उनकी भाषा में वो जो प्रार्थना कर रही थी उसको लेखिका ने यहाँ व्यक्त किया है। सुबह हमें योमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े, लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका बता रही हैं कि जहाँ वो रुकी हुई थी गंगटोक में, वहाँ से उन्हें युमथांग के लिए निकलना था। और सुबह सुबह वो जैसे ही उनकी आँख खुली तो लोगों के बताए अनुसार कि अगर मौसम साफ़ होता है तो कंचनजंगा, जो कि हिमालय पर्वतमाला की द्वितीय सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो यहाँ से साफ दिखाई देती है। तो वो उठते ही बालकनी की तरफ दौड़ती हैं इसी आशा में कि शायद कंचनजंगा दिख जाएगी, लेकिन इतने घने बादल थे कि कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। लेकिन लेखिका ने देखा कि बाहर इतने सुंदर सुंदर रकम रकम, मतलब अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न तरह के बहुत सारे फूल खिले पड़े थे और ऐसे लग रहा था जैसे कि वे फूलों के बाग में आ गई हों। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।